इस बोट रेस्टोरेंट में आप सबका स्वागत है। वैसे तो पिछले 30-35 वर्षों से हमारा एक छोटा सा ग्रुप, जिसको हम टी ग्रुप कहते हैं, वो सदर बाज़ार के चौक पर नियमित सुबह वहाँ पर बैठता है। हम बैठते हैं, शहर की बात करते हैं, सुख दुख की बात करते हैं, थोड़ा सा लाइट मूड में बातें करते हैं। कोई साथी कविता या गीत सुनाता है और घर चले जाते हैं। आजकल सदर बाज़ार में स्ट्रॉन्ग वाटर डल रहा है, इसलिए हमने अपना स्थान सदर बाज़ार से सुभाष पार्क में शिफ्ट किया हुआ है। मुझे अच्छा लगा है कि पहली बार मेरे टी ग्रुप ने उस ग्रुप से बाहर निकलकर किसी कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये पहला प्रयास है उनका, अच्छा प्रयास है, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा के नुमाइंदे के साथ जनता का रेगुलर इंटरेक्शन, गुफ्तगू होती रहनी चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर तो रोजाना मैं सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि मैंने अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए। मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। मैं रात को भी ताला लगाकर नहीं सोता हूँ। और मैंने बहुत कठिनाइयों के बावजूद वास्तव में किसी मंत्री को अपना हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में ही रखना पड़ता है, वहीं पर ही उसको सरकारी कोठी मिलती है। और मुझे भी, क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट हूँ, मेरे से सीनियर कोई भी एमएलए नहीं है। आप लोगों ने मुझे 6 बार एमएलए बनाया। ये हरियाणा का एक रिकॉर्ड है। और मुझे सरकार ने अच्छे अच्छे विभाग दिए, उसके नाते भी मुख्यमंत्री जी के साथ वाली कोठी मुझको मिल रही थी, जो बहुत बड़ी कोठी थी, लेकिन मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। मैंने अपना कैंप ऑफिस अंबाला छावनी में ही रखा। हालांकि इससे कठिनाइयां मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अगर मैं चंडीगढ़ में ही रहता हूं तो अपने डिपार्टमेंटों के साथ मीटिंग करने के लिए नियमित अधिक समय मिल जाता है, अधिक लोगों को वहाँ पर मैं अटेंड कर सकता हूँ। लेकिन मेरी सोच थी कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से भी नियमित जुड़ा रहूं। इसलिए मैंने चंडीगढ़ में मिलने वाली कोठी का तिरस्कार करके अंबाला छावनी में रहना पसंद करा। 60 किलोमीटर का रन है, डेली पैसेंजर हूँ। और मेरी 1974 में स्टेट बैंक में नौकरी लगी थी। मैं तब से डेली पैसेंजर हूँ। मैं कोई नया डेली पैसेंजर नहीं हूँ, मैं डेली पैसेंजर हूँ। मेरा मतलब ये है कि मैं अंबाला छावनी की जनता के साथ जुड़ा रहूँ, और मैं जुड़ा रहा हूँ। लेकिन वो व्यक्तिगत मीटिंग होती है, लोग आते हैं, अपनी बात करते हैं। वैसे तो सच बताना मेरी एक बुरी आदत है कि वैसे मिलने तो बहुत कम लोग आते हैं, जब कोई काम होता है तभी आते हैं। ये शायद हमारे शहर का किरदार भी है।
तो ऐसा लोगों से अधिक मिलना रहता है, लेकिन वो किसी न किसी काम के निमित्त मिलते हैं। पहली बार मेरे 30 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार ये इस प्रकार का गुफ्तगू का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वैसे तो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर अनेकों कार्यक्रम हम करते हैं, आप सब लोगों को निमंत्रण भी देते हैं, आप सब लोग आते भी हैं, हम मिलते भी हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक गुफ्तगू के लिए ये पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मुझे गोपी सहगल ने कहा कि सरकार ने अभी मेरी जिम्मेवारी लगाई थी कि गीता महोत्सव हर साल हम किसी न किसी विदेश में जाकर मनाते हैं। गीता का उपदेश हरियाणा की धरती पर दिया गया था और हरियाणा का दायित्व बनता है, क्योंकि वो जो उपदेश दिया गया था वो केवल हरियाणा के लिए नहीं दिया गया था, वो किसी धर्म के लिए नहीं दिया गया था, किसी जाति के लिए नहीं दिया गया था, किसी क्षेत्र के लिए नहीं दिया गया था, वो मानव जाति के लिए दिया गया था। इसलिए सारी सीमाओं को तोड़कर इसको दूर दूर तक इसका प्रचार प्रसार करे, ऐसा हरियाणा सरकार भी अपना दायित्व समझती है। उस दायित्व का निर्वाह करते हुए ही हमने कनाडा में भी ये कार्यक्रम किया है, हमने लंदन में भी ये कार्यक्रम किया है, हमने मॉरिशस में भी ये कार्यक्रम किया है और इस बार ये कार्यक्रम हमने ऑस्ट्रेलिया में किया। और ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर इस कार्यक्रम को नुमाइंदगी करने का सरकार की तरफ से दायित्व मेरे ऊपर सौंपा गया और मुझे ऑस्ट्रेलिया गया मैं वहाँ पर। और ऑस्ट्रेलिया का जो अनुभव है वो बहुत अच्छा रहा। ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियंस बसे हुए हैं उन्होंने हाथों हाथ लिया इस कार्यक्रम को। विशेष तौर पे ऑल हरियाणा ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन जो वहाँ की है उन्होंने उसमें लीड भूमिका उन्होंने निभाई और इतना सहयोग उन्होंने करा कि हालांकि बतौर मंत्री मुझे विदेशों में जाकर भी गाड़ी उपलब्ध है, मुझे अपनी गाड़ी रखने का अधिकार है, लेकिन वहाँ लोगों का इतना प्यार रहा कि हर आदमी कह रहा है कि मेरी गाड़ी में बैठो, हर आदमी कह रहा है कि मेरी गाड़ी में बैठो, कि मुझे 8 दिन अपनी गाड़ी हायर करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई कि आई शुड हायर माई ओन कार इन दैट कंट्री। लोगों का इतना उत्साह था और मैं 8 दिन रहा। अच्छे होटल में, सोफिटेल होटल है, उसमें मेरा कमरा बुक था, लेकिन मैंने एक भी दिन अपने होटल में खाना नहीं खाया। हर बार कभी किसी के घर खाना, कभी किसी के घर लंच, कभी किसी के घर चाय। ऐसा प्यार वहाँ के लोगों ने मेरे को दिया। और जो गीता जयंती के कार्यक्रम थे, बतौर अम्बालवी मुझे भी ये गर्व होता है कि एक अम्बाला का नागरिक जाकर ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में जाकर गीता के ऊपर बोल कर आया। मुझे भी गर्व होता है कि वहाँ पर बोले और पार्लियामेंट हाउस में खचाखच भरा हुआ पार्लियामेंट हाउस था, वहाँ पे मुझे कुछ शब्द जितना मैं गीता के बारे में जानता था वो मुझे वहाँ कहने का अवसर प्राप्त हुआ। गीता की जो शिक्षाएं हैं, गीता जी में जो पहले श्लोक से लेके धर्म क्षेत्रे कुक्षेत्रे संवेता यस्वा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय, ये गीता जी का पहला श्लोक है। थोड़ी बहुत ही मैंने भी गीता पढ़ी हुई है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने थोड़ी बहुत ही नहीं, काफ़ी पढ़ी मैंने, लेकिन काफ़ी समय हो गया उसको पढ़े हुए, 30-35 साल हो गए, नहीं तो सारी गीता मैंने भी पढ़ी हुई है। तो अपने अनुभव के आधार पर मैंने उस हाल में बात रखी। मैंने कहा श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के
युद्ध के मैदान में जो अर्जुन को संदेश दिया, जो किंकर्तव्य में मूढ़ हो गया था अर्जुन, जिसने अपने दायित्व को निर्वाह करने के लिए मना कर दिया था, वो भयभीत हो गया था कि मैं अपने रिश्तेदारों से, जानकारों के खिलाफ, हालांकि वो गलत है, मैं युद्ध क्यों करूं, मैं क्यों लड़ूं। श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया वो अर्जुन को नहीं दिया, वो अर्जुन के माध्यम से सारी मानव जाति को दिया। क्योंकि जो प्रश्न उस वक्त अर्जुन के सामने आए थे, वो प्रश्न हमारे जिंदगी में भी हर समय हमारे सामने आते हैं कि मैं कैसे अपने दायित्व का निर्वाह करूं। तो जो श्री कृष्ण ने संदेश दिया, और श्री कृष्ण ने गोल्डन लाइन कह दी, गोल्डन लाइन, कर्तव्य अधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि तुझे काम करने का अधिकार है, उसके फल पर तेरा अधिकार नहीं है। और ये गोल्डन लाइन लेकर अगर हम सारे काम करें तो हम इस राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं, नई ऊंचाइयों पर ये राष्ट्र जा सकता है। और निस्वार्थ भाव से अगर हम काम करें, जो उसमें गोल्डन लाइन कही श्री कृष्ण ने, वो हमारे जीवन के सामने है। और दूसरे मायनों में अगर मैं कहूँ, मैं तो खुद जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, मेरी स्कूल कॉलेजों में क्लासों में हाजिरी बहुत कम होती थी। मेरे कोई शिक्षक भी शायद यहाँ पर बैठे हुए हों, तो आखिरी दिनों में बाज़ार में कुंजी आया करती थी, तो हम कुंजी लेकर उसको पढ़ा करते थे। और गीता जी जो है वो सफल जीवन जीने की कुंजी है, सफल जीवन जीने की एक कुंजी है गीता जी। और गीता जी में कहा भी है कि फक्त शास्त्र को बना रहनुमा, तुझे करना है क्या और ना करना है क्या। किस शास्त्र को, किस शास्त्र के बारे में बात करते हैं? गीता जी के बारे में बात करते हैं। गीता जी में हर प्रश्न का उत्तर है। जिंदगी के किसी मुकाम पर, किसी मोड़ पर अगर हमारे सामने ये प्रश्न आ जाए कि कौन सा रास्ता ठीक है और कौन सा गलत है, मैं पूर्व जाऊं या पश्चिम जाऊं, उत्तर जाऊं या दक्षिण जाऊं, तो श्री कृष्ण ने कहा है कि तस्मात् शास्त्रा नाम परमानम कार्य अकार्य व्यवस्थित, कि फक्त शास्त्र को बना रहनुमा, तुझे करना है क्या, लोग करना है क्या। तो उस वक़्त गीता को निकाल कर पढ़िए। गीता उसमें सारा रास्ता बताती है कि किस रास्ते का त्याग कर देना है और किस रास्ते पर जाना है। बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ पर। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बहुत प्राइड महसूस कर रहा हूँ कि अम्बाला छावनी में जन्म लेने वाला एक छोटे से परिवार का व्यक्ति आज ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक उनकी पार्लियामेंट के सभागार में वहाँ पर मुझे गीता पर अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ। और भी कई ऋषि महर्षि वहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने भी अपने विचार रखे। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई, वो भी खचाखच भरा हुआ हाल था, लगभग 3000 लोग उस सभागार में थे। वहाँ पर भी गीता जी पर काफ़ी चर्चा हुई, सारों ने अपने अपने विचार रखे। वहाँ पर भी मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ क्योंकि मैं एक सरकार का प्रतिनिधि वहाँ पर गया था, तो हमने वहाँ के व्यापारियों के साथ भी एक मीटिंग रखी, जिसमें ऑस्ट्रेलियंस और इंडिया से गए हुए जो वहाँ के व्यवसायी हैं उनके साथ भी मेरी मीटिंग हुई। मैंने उनको आह्वान किया कि आप हरियाणा में आकर अपनी इंडस्ट्री लगाएं। इंडस्ट्री लगाने के लिए 2 फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो लेबर में शांति होनी चाहिए, कोई अशांति नहीं होनी चाहिए। उस नाते हमारे प्रदेश में कोई भी लेबर का अनरेस्ट नहीं है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ठीक होनी चाहिए। हमारे प्रदेश में
लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को हमने कड़े परिश्रम से कई अभियान चलाकर हम इसको नियंत्रण में रखे हुए हैं। मैंने उनको कहा और 2 ऑफर्स वहाँ के व्यापारियों द्वारा हमें दी गई। एक ऑफ़र उन्होंने दी कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गेमों के लिए जाना जाता है और ऑस्ट्रेलिया में जो गेमों की शिक्षा दी जाती है, जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है, वो वर्ल्ड में टॉप मानी जाती है, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और उस यूनिवर्सिटी के भी अधिकारी वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है, इसलिए हम चाहते हैं अगर सरकार हमारा सहयोग करे तो हम हरियाणा में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहते हैं। एक ऑफ़र ये आई और दूसरी ऑफ़र आई कि हम हरियाणा में 1500 बेड का एक अस्पताल बनाना चाहते हैं। वो दोनों ऑफ़र्स मैंने आकर मुख्यमंत्री जी से डिस्कस किए हैं। हम अब उनको पत्र लिखने जा रहे हैं। अधिकारियों को मैंने कह दिया कि आप उनको पत्र लिख दो कि उनके इन बातों का स्वागत है और वो यहाँ पर आएँ, जहाँ हमारा डेलीगेशन वहाँ पर जाए, ताकि टूथ नेल इन दोनों प्रोजेक्टों के ऊपर काम किया जा सके और इनको आगे बढ़ाया जा सके। उसका बहुत लाभ होगा। हमने ये कहा है कि फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल 1500 बेड का बना है, वो हरियाणा के एक कोने में हो गया। हरियाणा के दूसरे कोने में भी अगर 1500 बेड का कोई अस्पताल बन जाता है तो हरियाणा की जनता को उसका बहुत लाभ होगा। तो हम सरकार, जो हरियाणा सरकार है, उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहती है और इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी के ऊपर भी अगर वो चाहें तो आकर, जब मैं खेल मंत्री था तो मैंने 2 यूनिवर्सिटियाँ बनाई थी। एक मैंने खेल यूनिवर्सिटी बनाई थी जो राई में है और एक मैंने आयुष यूनिवर्सिटी बनाई थी जो कुरुक्षेत्र में है। आपके इस बच्चे को ये भी श्रेय जाता है कि 2 यूनिवर्सिटियाँ अनिल विज के माध्यम से बनी है करना। दो यूनिवर्सिटियाँ और दोनों टॉप की। तो हमने उनको कहा है और हम उनको कहेंगे कि अगर चाहो तो हमारी इसी यूनिवर्सिटी को टेक ओवर करके आप इसमें अमूलभूत जो आप चाहते हो कि आज गेम साइंटिफिक गेम है और उसको साइंटिफिक तरीके से ही पढ़ाया जा सकता है और स्पोर्ट्स मेडिसिन और सब चीज़ें हम मुहैया कराना चाहते हैं। अगर आप उसी का ही कायाकल्प करना चाहें तो उसका कायाकल्प आप कर सकते हैं और अगर आप कहीं और जगह लेकर बनाना चाहते हैं तो सरकार उसके लिए भी ओपन है, हम वो भी उनको सुविधा प्रदान करेंगे। एक मेरी मीटिंग वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर स्टील के साथ मेरी मीटिंग हुई, वो भी काफ़ी लगभग 1 घंटा की मीटिंग हुई और उसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड टू do some projects in Haryana with mutual cooperation, and I invited Mr. Steele to visit Haryana. He has accepted my invitation. He will come to Haryana and we will discuss with all our officers कि क्या हरियाणा और ऑस्ट्रेलिया की कोऑपरेशन से हम किसके क्षेत्र में क्या क्या काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि उसके भी अच्छे नतीजे निकलेंगे। उन्होंने नेक्स्ट मंथ आने के लिए कहा है, उसके लिए भी हम इनविटेशन लेटर उनको भेज रहे हैं कि वो हरियाणा में आए और वो क्या क्या करना चाहते हैं हरियाणा की धरती के ऊपर, ताकि हमारा हरियाणा तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके। वैसे भी हरियाणा सरकार इन 8 सालों में हरियाणा के विकास के लिए बहुत काम कर रही है और बहुत काम किया है। और अगर हम अंबाला का लें तो अंबाला में भी आपने देखा कि बहुत काम हमने यहाँ पर किए हैं और नए काम भी हम करने जा रहे हैं। शायद अभी थोड़ी देर में डिप्टी कमिश्नर महोदय भी, वो वैसे ही प्रोग्राम बना हुआ था हमारा कि वो यहाँ आएंगे। हम कुछ नए प्रोजेक्टों पर भी आज काम उसके ऊपर शुरू करना चाहते हैं। तो ये अगर आप कोई बात पूछना चाहें तो मैं आपके सामने प्रस्तुत। विधि को हम सभी लोग
युग पुरुष के नाम से भी पुकारते हैं, विकास पुरुष के नाम से भी पुकारते हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि जितना उत्थान, जितनी प्रगति, जितना विकास भाई अनिल विज जी ने अम्बाला के लिए किया है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। मंच संचालक ने कहा कि जो कुछ कार्य उन्होंने किया है उनको दोहराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सभी लोग उनको देखते हैं। जब जब भी भाई अनिल विज जी देश विदेश कहीं भी होके आते हैं तो अम्बाला वासियों के लिए कुछ प्रेरणा लेके आते हैं, कुछ सपने लेके आते हैं। मेरा प्रश्न ये कि जब भाई अनिल विज जी सिंगापुर गए थे तो उन्होंने आके कहा था कि मैं अम्बाला की सड़कों को सिंगापुर की सड़कों जैसा बना दूंगा, और बहुत हद तक हम लोग देखते हैं कि निकलसन रोड पे जब हम जाते हैं तो वो दृश्य देखने को मिल रहा है। इस बार आप ऑस्ट्रेलिया से हमारे लिए क्या सपना लेके आए हैं, एक तो उसके बारे में जानना चाहूँगा। और एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपने अम्बाला के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बहुत सच्चे दिल से बड़ी मेहनत करके शुरू किए। मल्टी लेवल पार्किंग, बैंक स्क्वायर, फायर ब्रिगेड वाला, डॉक्टर्स रेजिडेंसीज, लेकिन किसी वजह से वो काम बहुत स्लो हो गया। तो हम सभी का निवेदन है कि जो भी कठिनाइयां हैं, आपको मालूम है, आप अक्सर अफसरों से उसके बारे में बात करते रहते हैं, तो हमारा निवेदन कि अगले चुनाव से पहले पहले इन सबको आप पूरा कर दें। और आपने नया जो प्रोजेक्ट शुरू किया, रेन हार्वेस्टिंग वाला, जो स्टॉर्म वाटर वाला जो शुरू किया, पूरे प्रगति से चल रहा है। लेकिन अभी भी कुछ एक ऐसी सड़कें हैं, जैसे मेरी अपने प्रभु प्रेमपुरम की सड़क 1.5 किलोमीटर पिछले 3 साल से अटकी हुई है। बहुत अफसरों से हम भी निवेदन कर चुके, तो कृपया हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए आप तो पूरे हरियाणा का विकास कर रहे हैं, इन कार्यों को आप पूरा करवा दें, ताकि हम बड़े गर्व से कह सकें कि लोग जैसे आज सुभाष पार्क को देखने के लिए चंडीगढ़ से, पंचकुला से, इवन फरीदाबाद, दिल्ली से भी पूछते हैं और आते हैं कि भैया वहाँ एक पार्क बना है, क्या खासियत है। उसी तरीके से ये जो हमारे इतने प्रोजेक्ट बैंक स्क्वायर वाला विशेष करके और मल्टी लेवल पार्किंग वाला बहुत कम सिटीज़ में है, हम उसके बारे में भी लोगों को जो है बता सकें। तो एक तो हमारे लिए क्या प्रेरणा, और अगला क्या अम्बाला के लिए सिंगापुर की तर्ज पर अब हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर हम जो है वो क्या देखने जा रहे हैं। धन्यवाद। उसमें थोड़ी फाइनेंशियल अड़चन आ गई, लेकिन अब हमने HDFC बैंक से 60 करोड़ रुपए के लोन लेने के कल हमने कागज साइन कर दिए, और बैंक ने हमें भी दी। इसमें गवर्नमेंट गारंटी देनी है, 9 तारीख की कैबिनेट में इसकी गवर्नमेंट गारंटी दे दी जाएगी, और बैंक ने एश्योर किया है कि विदिन ए वीक वो 60 करोड़ रुपया हमारे देंगे। तो बैंक स्क्वायर का काम को इसमें जल्दी शुरू हो जाएगा। आपने करतान रोड की बात की है, करतान रोड आज शुरू हो सकती है, लेकिन वो मंजूर होकर आई हुई है टाइलों की। वहाँ के दुकानदार इंसिस्ट करते हैं कि ब्लैक टॉप बनाया जाए। तो कल ही मैंने नोट साइन करके दिया है डिपार्टमेंट को कि दुकानदारों की इच्छा के मुताबिक उसको ब्लैक टॉप बनाया जाए। उसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि मैं पैसे भी खर्चूँ और दुकानदार खुश भी ना हो, लोग खुश भी ना हो, वो अच्छी बात नहीं है। जबकि डिपार्टमेंट का ये कहना है कि वहाँ पर ब्लैक टॉप ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, लेकिन लोगों की मांग करके, और वहाँ पर एक पानी की लाइन पड़नी थी, वो भी मैंने डलवा दी। वो मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैं आदेश दे के गया था, और ऑस्ट्रेलिया में रोज़ मुझे वीडियो भेजी जाती थी कि वहाँ पर काम हो, तो वो काम कंप्लीट हो गया। सड़क का काम जल्दी इसका शुरू हो गया। आपने बात की बाकी प्रोजेक्टों, ये 6 प्रोजेक्ट हमारे रखे,
और ये डिपार्टमेंट का और कंट्रैक्टर का कोई आपस में झगड़ा है और मामला कोर्ट में, पर मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रिजोल्व करने का लाभ ये हुआ है, एक तो डॉक्टर रेजिडेंस में बड़ी तेजी से काम हो रहा है और वो जल्दी बनकर तैयार हो गए और उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि कल से सिविल अस्पताल जो 200 बेड का हम बना रहे हैं उसका भी वो उसके ऊपर वो उसने मुझे अश्योर करा कि 100 आदमियों के लिए, लेकिन उसका भी काम शुरू हो जाए। बाकी कामों के लिए सालों के लिए हम लगे हुए हैं, ये सारे काम होते हैं। उसमें साइंस स्क्वायर का भी उसने कहा है कि वो शुरू करेगा मंडे तक, सोमवार तक वो शुरू करेगा। साइंस स्क्वायर बंद रहता है, साइंस म्यूजियम जो है उसका काम शुरू हो जाता, तो उसमें लगभग 300 एग्जिबिट जो हमने लगाने हैं, वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उसने बनाने शुरू कर दिए। सिंपली यहाँ का सिविल वर्क हो गया, इसलिए पर मंडे से उसने मुझे अश्योर किया है कि वो ये काम शुरू कर देगा। बाकी स्टेडियम में तो सिर्फ 1 महीने का काम बाकी है, उसका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हो जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरे 6 के 6 प्रोजेक्टों का काम इस महीने में शुरू। आपने सड़कों की बात, सड़कें मैंने आगे की भी, मैंने अम्बाला का सहारा, मैंने अम्बाला के चारों तरफ रिंग रोड का काम शुरू हो गया। वर्क अलाट हो गए, 2 कंट्रैक्टर्स को अलाट हैं 20-20 किलोमीटर, वो काम भी शुरू हो गया। अम्बाला के चारों तरफ रिंग रोड बन जाएगी, तो ये अम्बाला रिंग रोड तक एक्सपेंड हो जाएगा, वहाँ तक ये महानगर, नगर से महानगर वो भी बन गया। शहर की सड़कों भी मैं ठीक कर, लेकिन सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक और चीज देखी। मैंने देखा है कि वहां के लोग ना एक भी ट्रैफिक पुलिस वाले को वहां नहीं देगा, सड़क एक को लोगों का खुद डिसिप्लिन है। कोई लाल बत्ती क्रॉस नहीं करता, कोई बिना बेल्ट के नहीं चलता, कोई चलते हुए मोबाइल नहीं देखता। तो ये जो है, ये तो सोसाइटी को खुद करना पड़ेगा, सोसाइटी को करना पड़ेगा कि वो नियमों की पालना। किसी ने, मैंने अक्रॉस कैनबरा भी गया 300 किलोमीटर वहां से, ना मेरी गाड़ी ने ना मैंने किसी और की गाड़ी को लेन चेंज करते हुए, और जहां पर मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा पर वाला सामने आया और रास्ते में जिग जैग गाड़ियां डिस्पाइट हम कर दें। मैंने इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया और हम भी सब लाइटें कैमरा हम लगा रहे हैं, लेकिन लोगों को भी तो कुछ करना। लोग तो ये नियमों को जानते हैं। हरियाणा में एक साल में 5000 लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट, वो इसी कारण से क्योंकि हम नियमों का कहीं ना कहीं तो पार्षद लगा नहीं पाया। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं तो लाल बत्ती लगी हुई है, कहीं ना कहीं तो मोड़ का लिखा हुआ है, पर हम उसको मानते हैं। इसलिए दोनों जगह मैंने ये देखा कि वहां के लोग मानते हैं। मैंने सिंगापुर जिस कार में मैं ट्रैवल करता था, मैंने उसके ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा यहाँ पर सड़कों के ऊपर कोई पुलिस वाला नहीं है, क्या कारण है? उन्होंने कहा पुलिस की जरूरत तब पड़ती है अगर हम नियम तोड़ते हैं, पुलिस की जरूरत। तो थोड़ा सा लोगों को भी ये करना पड़ेगा। लेकिन मर्जी जो भी सड़के हमारी सफाई वाला साफ करके चला जाएगा, बाकी दिन कौन साफ करेगा? हम व्रत लेना कि हम कोई चीज वहां नहीं फेंकेंगे, हम फेंकेंगे तो अपने डस्टबिन में फेंकेंगे, उसका व्रत लेना। अब सारा दिन तो मैं सफाई नहीं करवा सकता,
कि सारा दिन लोग झाड़ू लेके घूमते रहे, ऐसा नहीं मुमकिन, पॉसिबल नहीं। तो लोगों की अगर हमने अपने हिंदुस्तान को सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया का लंदन बनाना है तो हमें उस जैसा बनना। अक्सर मंत्री, मुख्यमंत्री विदेशों की यात्राओं पर जाते हैं, ये आम बात है। लेकिन कभी कोई मंत्री या मुख्यमंत्री यात्रा के पश्चात अपने लोगों में बैठकर, अपने हल्के कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठकर उनको अपने अनुभवों को साझा करे और वो विदेश यात्रा से क्या सीख कर आया है ये बताए। ये कोई ही होता है, शायद कोई नहीं होता। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा प्रतिनिधि मिला एमएलए के रूप में, और फिर वो मंत्री बने और शहर के लिए बड़े काम किए। और जैसे कि मैं रिपीट नहीं करूंगा, वो सपने लेके आए हैं वहां से कि जैसा सिंगापुर था या है, जैसा मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया देखा, वैसे सुधार अम्बाले में कैसे हो सके। वहां में पार्लियामेंट में बोले, कितनी बड़ी बात है किसी देश की पार्लियामेंट में बोलना, वो भी गीता के ऊपर। हमने बहुत कुछ स्टडी की है लेकिन गीता का मुझे कुछ नहीं मालूम जाता। जितना मैंने इनके मुंह से सुना मैं हैरान हो जाता हूं, वो भी संस्कृत में। उसके बाद ये धार्मिक कार्य नहीं किया, फिर ये व्यापारियों से भी मिले और कैसे इन्वेस्टमेंट वहां से हरियाणा में लानी है, इस पर भी इन्होंने कार्रवाई की। उसके पश्चात ये वहां की यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों और ऑफिसर से भी मिले कि कैसे हरियाणा के अंदर और बेहतर खेल यूनिवर्सिटियां बनानी है। और ये वहां पर हरियाणा, मैंने अखबारों में पढ़ता रहता था रोज रिपोर्ट, हरियाणा के जो निवासी है वहां उन्होंने एक संगठन बना रखा है हरियाणा निवासियों ने ऑस्ट्रेलिया में। तो उन लोगों ने इनको अपने घर बुलाया और इन्होंने उनकी जो प्रशंसा की और वहां पर जो उनकी कार्रवाइयां देखी वो सब अखबारों में आप लोगों ने पढ़ी है। तो ये हरियाणा के लोगों के साथ भी वहां जाकर इन टच रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अपने अनुभवों को हमारे के साथ साझा करने की, हमारे बीच में बैठ करके ये हम बहुत जो है इनके शुक्रगुजार भी। अब एक और सजेशन मैं भी दूंगा, अम्बाले में बहुत विकास कार्य हुए हैं, नजर आते हैं, तो कहता बड़े बड़े कार्य हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है एक जगह अभी कमी है और वो भी हमें विदेशों से सीखनी चाहिए। और वो है हमारा जो सिविक बॉडी है, जो हमारी जिसे कहते हैं ना स्थानीय निकाय है, नगर पालिका, नगर निगम, इसकी वर्किंग जो है वो उस पर सुधार आने की जरूरत है। छोटे छोटे कामों के लिए फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, हाउस टैक्स जमा कराने के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं वहां, वर्चुअली धक्के। और एक विजिट से आपका काम नहीं होता। नंबर 2, म्युनिसिपैलिटी की व्यवस्था एक और जगह दुरुस्त करने वाली है। अभी मंत्री ने सफाई की बात कही, हमारे मोहल्ले में कोई लोग बाहर कूड़ा नहीं गिरता, सभी अपने घर के डस्टबिन पे गिरते, ठीक है। कोई बाहर कागज नहीं गिरता, कोई प्लास्टिक की बोतल नहीं गिरता, डस्टबिन भर जाता है घर का। डस्टबिन भी कितना बड़ा हो सकता है, जितना पता है आपको, कितना बड़ा होगा ड्रम जितना होगा। अब डस्टबिन को भी तो उठाने वाला भी आना चाहिए, वो म्युनिसिपैलिटी से कोई आता ही। हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, कोई कागज गली में नहीं गिरा, कोई प्लास्टिक नहीं गिरा, अपने डस्टबिन में गिरा, डस्टबिन भर जाता है। अब बताइए उस डस्टबिन को कहां गिरे? महेशनगर में कोई ओपन एरिया ही नहीं है जहां गिर सके। ये प्रॉब्लम है। कहने का मतलब है गार्बेज कलेक्शन का कोई प्रॉपर सिस्टम अभी तक नहीं बन पाया। फिर मजबूरन हम लोगों ने एक प्राइवेट रिक्शे वाला अरेंज किया, प्राइवेट रिक्शे वाला जो डेली आके वो 25-30 घरों का कूड़ा कलेक्ट करता है और पता नहीं कहां जाके गिरता। कहता तो यही है जो म्यूनिसिपल कमेटी ने तय किया हुआ है डंपिंग ग्राउंड में, वही गिरता हूं जाकर। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, इस पर सुधार। कई नालियां हैं, मैं मंत्री जी को कहता हूं मेरे साथ 10 मिनट में कार के साथ विजिट करें शहर में, मेरे साथ सिर्फ 10 मिनट। मैं आपको कई जगह पे हर बाजार में बता दूंगा कि ये नाली चौकड़ पड़ी है और ये देखो कूड़ा पड़ा है। तो ये कुछ चीजें दुरुस्त होने वाली हैं। कई बार नागरिक जिम्मेवार होते हैं लेकिन सिस्टम नहीं बन पाता, और ये वीकनेस हमारे म्यूनिसिपल कमेटी की कई सालों से चली आ रही है। इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। ये जो है मेरा निवेदन है, क्योंकि छोटे छोटे कामों के लिए नागरिक नगर पालिका में ही जाता है, वहां उसकी एक विजिट में सुनवाई होनी चाहिए।
और एक विजिट के अंदर ही उसकी जो ग्रीवेंस है वो रिजॉल्व होनी चाहिए। ये मेरा जो है वो निवेदन है। इससे अंबाला की रेपुटेशन बढ़ेगी, जनता खुश होगी और सरकार की भी जो है वो इमेज जो है वो बढ़ेगी। धन्यवाद। बारे में बताया, म्यूनिसिपैलिटी शब्द हिंदी से लिया गया है। शब्द है मनुष्य पालित, जो मनुष्यों का पालन करती है, क्योंकि अंग्रेजों के पास ता नहीं था, उन्होंने टी लगा दिया, तो शब्द है मनुष्य पालित। हमारा अंबाला में एक कठिनाई क्या है कि हमारे म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं हुए और सारी प्रक्रिया हम पूरी कर रहे हैं। अब मैं तो हर गली में जाके नहीं देख सकता, मैं हर स्ट्रीट लाइट नहीं देख सकता, मैं हर जगह पे जाके ये नहीं देख सकता कि कूड़ा उठा या नहीं उठा। उसके लिए हर वार्ड का मेंबर होना चाहिए और हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो काम करने वाले 31 हाथ और मिल जाएंगे, 31 हाथ और मिल जाएंगे जो इन कामों को करेंगे और जाके अपने गली मोहल्लों में जगह जगह पर ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, ये पार्षद का दायित्व होता है। यहाँ पर कमेटी ना होने की वजह से वो काम भी मुझे करने पड़ रहे हैं। मैं कर रहा हूँ वो काम, लेकिन फिर भी जैसा बताया उन्होंने, अब शहर में नालियों में कूड़ा ना हो, तो ये मेरा ख्याल है अंबाला कैंट पहला शहर है जिसमें मैंने नालियाँ ख़त्म करा दी, ओपन ड्रेन सारी ख़त्म करा दी। ना कोई कूड़ा डालेगा, ना निकालने की चिंता और निकले हुए को ना उठाने की चिंता, ये सारा जो है करा दिया। म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव बहुत जल्दी हम कराने जा रहे हैं। मेरा आज इस मंच के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि आप लोग भी म्यूनिसिपैलिटी में चुनकर आओ, मेंबर बनो अपने इलाके के, और इस सारी सिविक एमिनिटीज़ के लिए आप अपना सहयोग दो। अपने मुताबिक नगर पालिका की व्यवस्था बनाओ, अपने मुताबिक जाके नगर पालिका को ठीक करो। अगर हम नहीं आएंगे आगे और वैक्यूम होगा, तो फिर वैक्यूम को अगर और तरह के लोग भर देंगे तो उनके एजेंडे में ये आइटमें नहीं होती हैं। ये जो आप बता रहे हो ना, उनके एजेंडे में ये वो चुन तो जाते हैं, लेकिन उनके एजेंडे में ये आइटमें नहीं होती हैं। आप जो इस लाइन पर सोचने वाले हो, अब जब चुनाव आए तो सारे मेहनत करके चुनाव लड़के 31 के 31 वार्डों से जीत कर आओ। और इस शहर का, जहाँ मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा, वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट म्यूनिसिपैलिटी है। मैं वहाँ के मिस्टर पॉल थे काउंसलर, उनसे भी मिला और मैंने काफ़ी देर तक उनसे गुफ्तगू की। दैट इज ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द एरिया, क्योंकि सारे काम उसने करवाने हैं, सारे काम। हम तो बड़ी बड़ी योजनाएं ला सकते हैं, लेकिन उनको संभालने के लिए, देखने के लिए हमने सड़कें मंजूर करा दी। अब वो ठीक बन रही है नहीं बन रही है, ठेकेदार ठीक रेत सीमेंट बजरी डाल रहा है नहीं डाल रहा, उसके लिए मुझे और लोग चाहिए, और लोग चाहिए जो जाके उसको देख सके। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि इस महीने या अगले महीने हमारे ये चुनाव नगर परिषद के हो जाएंगे। और ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये जो बिजली, पानी, नाली, सड़क, सफाई, ये 5 काम हैं जो नगर पालिका की दायित्व है। बिजली, पानी, नाली, सड़क, सफाई, उनको वो अच्छी तरह से देख सकें। जहाँ तक गार्बेज ना उठाने की बात है, वो एक दिक्कत आई है, मैंने उसकी जांच के आदेश भी दे दिए हैं, क्योंकि जो घर से कूड़ा उठाने का ठेका था, मान लो अगर वो मार्च में ख़त्म हो रहा है तो जनवरी से हमें नए टेंडर की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ। स्ट्रीट लाइट रिपेयर करने का अगर काम है, अगर वो मार्च में ख़त्म हो रहा है तो जनवरी से उसकी शुरू करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कमेटी के जो जिम्मेवार अधिकारी थे उन्होंने शुरू नहीं की, जैसा मुझे जानकारी मिली। और लोगों को कुछ महीने, अब तो वो वर्क अलाट हो गया है, वो उसको ठेकेदार को घर घर से कूड़ा कलेक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, उसको वर्क अलाट हो गया है और वो काम शुरू उसने कर दिया है। जल्दी वो फुल स्विंग में
आ जाएगा। लेकिन अम्बाला छावनी के लोगों को 3-4 महीने इसकी कठिनाई झेलनी पड़ी, सिर्फ कुछ अधिकारियों की अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह ना करने की वजह से। तो मैंने डीएमसी को उसकी जांच करने के आदेश दिए हैं कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कि जिसने ये डिले किया। ये कंटिन्यूस प्रोग्राम है, ये ऐसा तो है नहीं है कि वे एक सड़क बना दी काम खत्म अगली फिर बन जाएगी। ये तो कंटिन्यूस प्रोग्राम है, डेली प्रोग्राम है। तो इसका तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 9 महीने बाद ही नए टेंडर के कागज़ तैयार हो जाने चाहिए। वो तैयारी नहीं हो सकी, जिस कारण से ये कठिनाई आई। हमें तो तब पता लगा जब लोगों ने बोलना शुरू करा कि भाई कूड़ा नहीं उठ रहा है, जब स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं हो रही है, तब हमने पता करा भी क्यों नहीं हो रहा। तो उन्होंने दे रिप्लाइड कि टेंडर खत्म हो गया। भाई टेंडर खत्म हो गया तो नए टेंडर की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए थी। आई हैव टेकन ए वेरी सीरियस व्यू ऑफ दिस, कि ये जो लोगों को कठिनाई आई है उसके लिए, और किसी न किसी पे घास गिरना भी 100% तय है। ये है। मैं आपको इस गार्बेज के बारे में मैं एक और बात भी बताना चाहता हूँ। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, केवल आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं मंत्री हूँ, मैं शास्त्री कॉलोनी में रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद अपनी कॉलोनी का गार्बेज उठाने के लिए हमने अपनी सोसाइटी बनाई हुई है। हम अपना पे करते हैं हर, और हमारी कॉलोनी नीट एंड क्लीन रहती है। हमारी जो शास्त्री कॉलोनी की सोसाइटी है वो उसका सारा खर्चा वहन करती है। डिस्पाइट द फैक्ट कि आई एम ए मिनिस्टर, मैं सारे अपनी कॉलोनी को साफ करवा सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा हमें सहयोग करना चाहिए, मेरा कहने का अभिप्राय है। आप गवाह हैं, मेरे अम्बाला वासी। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, जब बहुत बरस पहले हम सब ने देखा रुक्मिणी देवी हॉल के आगे बाल भवन और उसके बीच में एक बोर्ड था, किसी की एडवर्टाइजमेंट थी, उस पे लिखा था मुस्कुराइए आप अम्बाला में हैं। मैं यहाँ जमी पली हूँ, तो मुझे कोई लंबी चौड़ी वजह नजर नहीं आती थी मुस्कुराने की। परवेज साहब, यकीन जानिए मेरे अम्बाला वासी, आज आपने जो बुलाए हैं, आज अम्बाला का वो स्वर्ण द्वार और अम्बाला का आगमन द्वार, अगर हम इस पर लिख दें कि उत्सव मनाइए आप अम्बाला में है, मंगल गाइए आप अम्बाला में है, तो कोई दो राय नहीं है। वेद साहब, वो अम्बाला जिसका हरियाणा के नक्शे में कोई अस्तित्व नहीं था, वो आज भारत के नक्शे पर चमकेगा इस शहीदी स्मारक से। आपने कहा कि जो बातें, जो डेवलपमेंट हो गई उसको ना बोला जाए, पर मुझे लगता है कि अगर बोला जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं अपने आप को कि हमने ये कर लिया और हमने ये करना है। तो शहीदी स्मारक जो कि हमारे पुरखों की विरासत है, ये जिसमें हम बैठे हुए हैं आज, सुभाष चंद्र बोस जो हमारा पार्क है, शायद अम्बाला के वासी जो है वो अपना सुकून ढूंढते हैं यहाँ पर आकर। और इसी तरह बैंक स्क्वायर जो मेरे से पहले बात हुई, और इसी तरह ब्यूटिफिकेशन निकलसन रोड की, जगाधरी रोड को बड़ा करना, और बहुत सारे ऐसे काम विद साहब जिनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, गिन नहीं सकते, गिना नहीं सकते, लेकिन फक्र और गर्व अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी कहा गया कि कुछ कमियां हैं विद साहब, क्योंकि राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी हूँ, जानते हैं मल्होत्रा साहब अपनी बात जो है बड़ी हिमाकत से करना जानते हैं, और कुछ बातें यहाँ रखी गई, कुछ कमियां अभी हमारे पास हैं। जो सपने आप लेकर आए, आशा है हम आपके साथ रहेंगे और हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन विद साहब, एक बात मैं यहाँ मंच से कहना चाहूँगी कि इतिहास लिखा जा रहा है, और जब इतिहास लिखा जाता है और खासकर राजनीति और राजनीतिज्ञ की परिभाषा बदल दिया विद साहब। राजनीति और राजनीतिज्ञ जो है वो बदल गए, जो हम पढ़ा और पढ़ाया करते थे वो बदल गए। वो व्यक्ति जो रात को 12-1 बजे तक फरियादियों की फरियाद सुनता है, सुबह फिर से टी पॉइंट पे बैठता है, अपने साथियों से वापस एनर्जी लेता है, अपने शहर का मुआयना करता है, और फिर उसके बाद किसी कार्यालय में चला जाता है और कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए दबंगाई भी करता है, बेबाकी भी करता है। हम सब जानते हैं, वाकिफ है, और मेरे ख्याल हम नहीं, पूरा हरियाणा जानता है विद साहब।
और अभी आपने जो बात की बंगला नशी की, तो आप के बारे में मैंने ये लिखा बहुत पहले, मेरे भाव थे कि जो नहीं है बंगला नशी पर जो है अम्बाला वासियों का दिल नशी। और वैद साहब, जब जो एक राजनीतिज्ञ होता है, मैंने जैसे कहा कि आपने उसकी पूरी परिभाषा बदल दी। सहूलतों से कहता है कि तुमको छोड़ सकता हूँ, हवाओं से वो कहता है कि रुख को मोड़ सकता हूँ, राख डेलो सब राख जो खत्म हो गई, राख को वो कहता है कि तुमको सच करूंगा मैं। यानी वैद साहब, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और वाकई मुझे जो थोड़ी सी बात चुभती है कि मेरा अम्बाला है, वैद साहब बहुत अच्छा हुआ आर्य नगर में जाती हूँ क्योंकि मेरा वहाँ घर है, और सारी गलियाँ सारे नाले जो है वो कवर हो गए, बहुत अच्छा लगता है, पाइप डल गए, बड़ी सफाई है। लेकिन अगर हम इस पुराने अम्बाला की तरफ जाए तो अगर एक गली पे जाए तो वो बंद है, दूसरी को चक्कर काट के आए फिर वो भी बंद है, फिर सब तीसरी में जाए वो भी बंद है। तो ये क्या है कि एक बार टाइल लग जाती है, फिर दूसरा आके उसको खो देता है, फिर तीसरा कोई महकमा आता है वो फिर अपनी मर्जी कर देता है। वैद साहब, हमें ये देखने की बहुत जरूरत है कि अम्बाला के रहने वालों को अपने घर पहुंचने में दिक्कत ना हो, आराम से वो अपने घर जा सके, ताकि एक महकमा आए और सारे महकमे इकट्ठे आए, इकट्ठे आकर जो है वो गली सवार दे। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप बहुत अच्छे से बखूबी जानते हैं वैद साहब। लेकिन मेरा सिर्फ यही सबमिशन है कि बहुत कुछ हो रहा है, हमारा अम्बाला जो है वो चमक रहा है, बन रहा है, बदल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। और आपके सपने जो हैं वो सपने नहीं रहेंगे, हकीकत में बदल जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, जैसे इलेक्शंस होंगे आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। देशबंधु जी ने कहा कि आप अपने रहते करके जाएं, बिल्कुल आप अपने रहते करके जाएं और आपकी सरपरस्ती सदैव बनी रहे। इसलिए मैंने लिखा आपके बारे में, हमेशा आपकी सरपरस्ती के तलबगार हैं हम। धन्यवाद। हमें ना एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हम डेवलप्ड कंट्री नहीं हैं। डेवलप्ड कंट्री बनाने का तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार सपना संजोया कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, और उन्होंने टारगेट तय किया है कि 2047 तक हमारे से बाद देश आज़ाद हुए और डेवलप्ड कंट्री बन गया। अब ऑस्ट्रेलिया का क्या है, 200 साल का इतिहास है, उससे पहले तो वो जंगल था सारा का सारा, लेकिन वो डेवलप्ड हो गया। हमारा 5000 साल का इतिहास है, लेकिन हमें डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर कोई सेंट्रलाइज्ड एजेंसी नहीं है कि एक ही एजेंसी पानी डालेगी, एक ही एजेंसी सड़क बनाएगी, एक ही एजेंसी नाली बनाएगी। अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटों के अलग अलग समय पर काम मंजूर होते हैं, कभी किसी का हो जाता है, कभी किसी का हो जाता है, कभी किसी का हो जाता है। तो डेवलपिंग कंट्री में ये डिफ़िकल्टीज आया ही करती हैं, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सुधार लाया जा सके। हमें भी दिक्कत होती है, जैसा मैंने अभी करदान रोड का बताया कि वो बनाने के लिए जब मैंने बुलाया तो उन्होंने कहा जी इसमें एक पानी की लाइन भी डलनी है, तो मैंने सड़क रोककर पहले पानी की लाइन डलवाई, क्योंकि सड़क बनने के बाद फिर वो खोद जाएंगे, फिर वो सड़क बनाएंगे, तो साइकिल चलता रहता है। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं हम इसके लिए कि ये जो काम है लोगों को कठिनाई कम से कम हो। और मैं फिर उसी बात पर आऊँगा कि जब हमारे एमसी चुनकर आ जाएंगे तो एमसी फिर इन बातों का ध्यान रखता अपने। ये आपके घर में ही, एक आपके मोहल्ले में ही आदमी होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसने ये सब करवाना होता है ताकि वो काम हो सके। अभी आपकी प्रशंसा तो बहुत हो रही है, प्रशंसा तो बहुत हो रही है और आप जो भी करते हैं। अक्षर में मैं यही कहूँगा कि आप मेरे ख्याल में हमारी डिफेंस कॉलोनी और अम्बाला के गॉड फादर हैं। मैं फिर से कराता हूँ कि डिफेंस कॉलोनी और अम्बाला के वे साहब गॉड फादर हैं।
बातें हैं डिफेंस कॉलोनी के बारे में, क्योंकि एक नई कॉलोनी है, जो ऑगस्ट गैदरिंग है वो भी उसके बारे में इतना नहीं जानते। तो कुछ क्योंकि नई कॉलोनी है और पहले अनप्लान कॉलोनी थी, और क्रेडिट इनका बहुत जाता है मंत्री साहब को कि जो उनकी हालत आज है वो बहुत अच्छी है जब से कि वो शुरू हुई। लेकिन जैसे बाकी स्पीकर्स ने भी शेयर किया है, हर जगह यहाँ तरक्की होती है, कोई ना कोई कमी भी रह जाती है। तो वो इशू मैं मंत्री साहब से और कांग्रेस गैदरिंग से शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले है सीवेज, क्योंकि अमृत स्कीम के नीचे सीवेज ले किया जा रहा है उस एरिया में जहाँ पहले नहीं था, उसमें डिफेंस कॉलोनी भी आ जाती है, और मेरे ख्याल 90 to 90%, 95% सीवेज ले हो गया है। लेकिन वो फंस गया है क्योंकि कुछ पाइप्स में डिफेंस रोड के साथ ले होनी थी, लेकिन आर्मी ने एनओसी शहर की बहुत सारी समस्याओं का कारण है अनप्लैन्ड अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज। हमारा जो मेन टाउन है अम्बाला छावनी, उसकी सड़कों की विड्थ है 80 फुट, जो 1947 से पहले बसा, और जो हमने उसके बाद बसाया वो सड़कें हैं 8-8, 10-10 फुट की, जबकि वो उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। और अगर हमारे इंसेस्टर्स ने, आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीबॉडी, अगर हमारे इंसेस्टर्स ने तो यहाँ पर वो अनऑथोराइज्ड कॉलोनियाँ ना बसाकर हुड्डा के सेक्टर बसाए होते तो सदर बाजार की सड़क टांगरी तक 80 फुट की बनाई जा सकती। और हम टांगरी के पार भी जाके बसा सकते थे। हमें पंचकूला बनाने की जरूरत नहीं थी। चंडीगढ़ के बाद प्लान टाउन अम्बाला कैंटी होगा, पर अब रोने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा तो जन्म ही तब हुआ जब सब कुछ बिगड़ चुका था। अब उस बिगड़े हुए को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अब सस्ते दामों पर लोगों ने प्लाट ले लिए और जिम्मेवारी हो गई सरकार की। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, सीवरेज सारा बेशनगर का हमने डलवा दिया और सारा कलर रेडी तक का सीवरेज का कॉन्ट्रैक्ट हमने दे रखा है। एक ठेकेदार भाग गया है, उसकी रिस्क एंड कॉस्ट के ऊपर रीटेंडर हो रहा है। इसी को ही सवारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिगाड़ बहुत ज़्यादा हो चुका है कि जो सारा पेन है, जो सारी दिक्कत है, वो ये है जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज है। इसीलिए अब मैंने प्रयास किया है कि जो रिंग रोड के साथ है, मैंने सरकार को कहा है कि जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सके आप हुड्डा के सेक्टर काटें, जहाँ वहाँ पर जो डेवलपर्स हैं, जो प्लान्ड कॉलोनीज बसाते हैं, वो लोग आए सरकार से लाइसेंस लेके। ये जो अनप्लान्ड ग्रोथ है ये नहीं होनी चाहिए। ये अनप्लान्ड ग्रोथ ही सारी मिजरीज का कारण है, सारी मिजरीज का। अब उसमें किसी को मैं दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये सुधरे, इसलिए सारे शहर के लिए मैं नहरी पानी लाया। मैं जब अम्बाला में एक्टिव राजनीति में आया, वैसे तो मैं 1970 से राजनीति में हूँ, मैं विद्यार्थी राजनीति में आ गया था। मेरा जन्म, राजनीतिक जन्म मेरा एसडी कॉलेज में हुआ हुआ है। 1970 से मैं एक्टिव राजनीति में हूँ, राजनीति में। लेकिन जब मैं एक्टिव राजनीति में आया, जब मैं एमएलए बना, तो मैंने अम्बाला की मुख्य समस्याओं का जब सोचना शुरू किया, तो अम्बाला में सारे झगड़े पानी के नलके पर होते थे। जितनी आप पुरानी FIR निकाल के देख लो, वो सारी नलके का उसके ऊपर
रेफरेंस दिया होगा। और नलके पर मैंने अपनी आंखों से कई मीटर की बाल्टियों की लहरें मैंने खुद देखी। मैंने सबसे पहले यहाँ पर नहरी पानी लाने का प्रयास किया। मैं जलसूरी हेड से 18 किलोमीटर दूर से सन 2000 में यहाँ लगा दो या कुछ गॉडी से साहब यहाँ आओ बैठो। हमारा सौभाग्य, हमारे डिप्टी कमिश्नर शालीन जी, डॉक्टर शालीन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वो भी आ गए हैं। वो बाई चांस ही हमारा पहले प्रोग्राम बना हुआ था, ये प्रोग्राम दोबारा नया बन गया। पीपल वांटेड टू शेयर कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जो मेरा टूर हुआ तो उसमें क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करने के लिए हमने यहाँ पर बनाया। तो फिर उसके साथ शहर की कुछ जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो कुछ दिखते हैं तो वो भी हम इसमें थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। तो मैं 18 किलोमीटर से नहरी पानी लाया सन 1996 में, और अब एक दूसरी लाइन में डलवा कर ला रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा एरिया ऐड हो गया, बहुत सारे गांव हमारे जुड़ गए। सारे शहर की सीवरेज की मैंने टेंडर करवाए और काम चल रहा है। इधर मेषनगर साइड भी चल रहा है, उधर का मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो है ठेकेदार भाग गया, उसके रिस्क एंड कॉस्ट के ऊपर हम दोबारा टेंडर करने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी समस्या थी बिजली की। बिजली वीवर कनेक्टेड टू बागड़ा मैनेजमेंट बोर्ड के साथ, हमें वहाँ से बिजली आती थी। हम बाकी हरियाणा से कनेक्टेड नहीं थे। ना मेरे से पहले किसी ने सोचा कि भी अगर सारे हरियाणा में बिजली सरप्लस हो जाए तो भी अम्बाला छावनी को नहीं मिल सकती थी, क्योंकि हमारा सर्किट ही नहीं डला हुआ था। मैंने आके सर्किट डलवाया। पहले मैंने अम्बाला से शाहबाद तक 66 kV के 2 सर्किट डलवाए ताकि अम्बाला छावनी को अगर भाखड़ा में बिजली ना हो तो हम वहाँ से बिजली ले सकें। फिर मैंने तेपला में सब स्टेशन बनवा के दिया 220 kV बनवा के, फिर उससे वो अम्बाला से जोड़ा। तो जो मूल समस्याएं थी अम्बाला छावनी की, उसको हमने हल करने की कोशिश की है। जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, काफ़ी उसमें चर्चा हो चुकी। सरकारी कॉलेज मैंने बनवा के दिया, बस स्टैंड मैंने बनवा के दिया, शहीद स्मारक मैं बनवा कर दे रहा हूँ, साइंस म्यूजियम मैं बनवा कर दे रहा हूँ। बच्चे ठीक रास्ते पर चले, फीफा फुटबॉल स्टेडियम बनवा के दे रहा हूँ, ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना के दिया, जिम्नास्टिक हॉल एयर कंडीशन बना के दिया, इटली से सारा सामान ला के दिया। सिविल अस्पताल जिसमें 152 की ओपीडी थी, आज उसमें 3000 की ओपीडी है, सिविल अस्पताल बना के दिया। सिविल अस्पताल में स्टंट चल रहा है, ये हिंदुस्तान का पहला वो है। और अगर मेरा बस चला तो जल्दी अगर मेरी बिल्डिंग बन गई तो मैं ओपन हार्ट सर्जरी भी अम्बाला कैंट में शुरू करूँगा ताकि यहाँ से किसी को बाहर ना भेजना पड़े। कैंसर अस्पताल मैंने बना के दिया। ये जहाँ हम बैठे हैं ये सबसे गंद भरा स्थान था, कोई यहाँ पर आ नहीं सकता था। यहाँ पर इतना सुंदर पार्क बना के दिया है कि लोग आजकल यहाँ पर आके शादियाँ रिंग सेरेमनी करते हैं, यहाँ अंदर आके और देखा दिखाई करते हैं। दूर दूर से बसें आती हैं, ये मैंने बना के दिया। होम्योपैथिक कॉलेज मैं बना के दे रहा हूँ। NCDC नेशनल कम्युनिकेबल डिसीज सेंटर जो नेशनल प्रोजेक्ट है वो मैंने नक्कल में ला के दिया, उसका काम शुरू हो चुका वहाँ पर। तो सारा वो वहाँ पर बन रहा है। टांगरी के बंदे के ऊपर 8 किलोमीटर सड़क मैंने बना के दी, जो सारी अब हमने चौड़ी करने का भी उसका प्रपोजल भेज दिया है, उसको चौड़ा कर देंगे और उसको आगे GT रोड के साथ मैंने कनेक्ट करवा दिया। अम्बाला सब डिवीज़न नहीं था, सब डिवीज़न मैंने बना के दिया। यहाँ पर अम्बाला सब डिवीज़न बनाओ समितियाँ 30-30 सालों से बनी हुई थी, किसी सरकार ने नहीं बनाई। मैं भी उस समिति की मीटिंग में जाता था, बैंक में काम करता था लेकिन मीटिंग अटेंड करता था। मैंने सब डिवीज़न बना के दी, मैंने सब डिवीज़न मैंने सेक्रेटरीट बना के दिया। सारे सरकारी दफ्तर एक बिल्डिंग में शिफ्ट करा के दिए, जितने सरकारी दफ्तर हैं सारे एक। मैंने अम्बाला कैंट में सारे नाले बंद करने का
लगभग सदर का तो काफ़ी 90% काम हो चुका, और बाकी अम्बाला का भी मैंने प्रपोजल बना के भेजी हुई है। अगर हमें मंजूरी मिल गई तो अम्बाला कैंट में एक भी ओपन ट्रेन नहीं लगी। और यहाँ पर अम्बाला छावनी में बस स्टैंड हो, शालीन जी आज मेरे बीच में है, इनका भी उसको यहाँ बस स्टैंड नहीं, एयरपोर्ट हो, उसको मंजूर करा के दिया। और शालिनी जी के प्रयासों से दिवाली से पहले यहाँ से फ्लाइट उड़नी शुरू हुई। हमने लैंड का हमारा सारा हमने प्रोसीजर पूरा कर दिया, सरकार ने सारी कंसेंट दे दी, एक MOU साइन होना है, टेंडर वर्क कागज तैयार पड़े हैं। जैसे MOU साइन होता है तो वहाँ पर हम एक पहले मेकशिफ्ट अरेंजमेंट बनाएंगे ताकि फ्लाइट शुरू हो जाए यहाँ से, और हमारा टारगेट है कि दिवाली से पहले हम यहाँ से फ्लाइट को शुरू कर दें। तो कोशिश की है कि ये जो शहर सदा से निगलेक्टेड रहा, जिसकी मेरे दिल में भी आग थी। मैंने एक बार विधानसभा में एक शेर सुनाया था जब मैं ऑपोजिशन में होता था, इस बरस सावन में अजब बात हुई, मेरा घर छोड़ सारे शहर में बरसात हुई। मेरे घर को छोड़ देते थे, अम्बाला में नहीं करते थे, तो सारी कसर मैंने लाके जा पूरी की। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बताया, कमेटी के चुनाव आ रहे हैं कि जो खड़ा होकर मेरे द्वारा कराए गए विकास कार्यों को गिन के बता देगा, मैं उसको टिकट दूंगा, दूसरे को दूंगा। जो केवल गिन के बता देगा कि ये विकास काम अम्बाला छावनी में है। और अभी आगे का हमारा सारा प्रयास लगातार जारी है। आज भी शालिनी जी ऐसे ही किसी काम के लिए हम, क्योंकि हम करके बताते हैं, करने से पहले बोर्ड नहीं लगाते, हम काम करने के बाद बताते हैं। जब हम सारा कर लेते हैं, फिजिबिलिटी देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। और जहाँ तक सड़कों नालियों की बात है, मुख्यमंत्री जी ने अम्बाला कैंट की सारी सड़कों की सेंक्शन दी थी, सारी सड़कों की रिपेयर कराने जा रहे हैं। उसके PWD की जो सड़कें थी 25 करोड़ रुपया उसका आ चुका, टेंडर हो चुके और वो वर्क अलॉट होने जा रहा है। मार्केटिंग बोर्ड की 6-7 सड़कें थी जो हमने दी थी, 6 के पैसे आगे, कल 7वीं का सर्वे होना है, 7वीं के भी उसके आ जाएंगे। बाकी कुछ पंचायती राज के हमारे काम थे वो भी हमने मंजूर करा दिए। कुछ गांव में शमशान घाट बनने थे, कहीं पर ई-लाइब्रेरीज बननी थी, उसके भी पैसे हमने दिला दिए। जितना पैसा मेरे बनने के बाद अम्बाला छावनी में खर्च हुआ, जब से अम्बाला बना जोड़ लेना, उतना पैसा कभी खर्च नहीं हुआ। 143 धर्मशालाएं बना के दी, 143 धर्मशालाएं हमने बना के दी है। होम्योपैथिक कॉलेज का काम शुरू हो गया, और लेकिन अस्पताल का हम इस महीने में ही उद्घाटन कर देंगे। हमने एक टेम्परेरी जगह लेके उसमें सारी हमने फिटिंग करा दी है, और सारे डॉक्टर सामान सारा आ रहा है। इस महीने का मैंने टारगेट दिया है कि इसी महीने में हम उसको कर देंगे, और वो एक नया सेंटर उस साइड पे हमारे खुल जाएगा। तो कामों की सूची बहुत ज़्यादा है। बहन जी ने कहा था काम हम नहीं गिना रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं गिना रहा। गवर्नमेंट कॉलेज मैंने ही बना के दिया, गवर्नमेंट कॉलेज बस स्टैंड जो मैंने बना चलाने का काम है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो भी चलाने का काम। हमें मेरे ख्याल जितनी प्रोग्रेस अम्बाला ने पिछले 5-7 साल में की है उतनी हमने तो अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखा। तो ये हमें दिख रहा है जो हो रहा है, और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। बट एज अ लीडर सबसे डिफिकल्ट काम होता है कि उसको सिर्फ समस्याएं सुननी पड़ती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें समस्याएं ही आपको सुनानी पड़ेंगी, बाकी तो सब अच्छा काम तो हम तारीफ करते रहेंगे और वो तो हमें दिखेगा। तो एक छोटा सा मुद्दा था, आई थिंक अनऑथराइज्ड कॉलिंग का, तो आपने टच अपॉन कर दिया। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन प्लस अनऑथराइज्ड रेडी कल्चर, जिसका दिल करता है जहां मर्जी रेडी खड़ी कर सकता है।
मैं खासकर अपने डिफेंस कॉलोनी, कर्नल साहब ने बताया था, डिफेंस कॉलोनी का ये हाल हो गया कि 20 फुट की सड़क है और रेडियाँ एज पे खड़ी हो जाती हैं। एज अ सिटीजन मैंने जाके कंटोनमेंट बोर्ड में कंप्लेंट की, रिटन कंप्लेंट डाली। उन्होंने कहा ये हमारा आईन नहीं है, आप पुलिस को बताएं। हमने पुलिस को डाला। वहाँ क्या होता है, लोग सड़क पे आके खड़े हो जाते हैं, आप निकल नहीं सकते और आप किसी को बोलते तो झगड़ा करने आए। अब पुलिस वाले एक दिन तो मार लिया चक्कर, उनको बोला पीछे कर लो, 4 दिन के लिए पीछे किए, उसके बाद दोबारा। ये एक इतना कांस्टेंट एफर्ट है बताने के लिए कि अब बार बार हम चिट्ठियां कितनी बार दें। और ऐसा नहीं है कि काम होते नहीं। आज की डेट में सरकार ने इतनी अच्छी ऐप्स ला दी है। मेरी सड़क एक ऐप है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। हमारे फैक्ट्री को जाते हैं, मंगले गाँव में सड़क थी, आप फोटो खींचो, मेरी सड़क पे डाल दो, 2 मिनट में आपको फोन आ जाए कि क्या प्रॉब्लम, आप वो एड्रेस करेंगे इशू और साथ के साथ रिपेयर भी होगा। आई थिंक टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस शहर के लिए कोई ऐसी ऐप बने जिसमें म्यूनिसिपैलिटी, रोडवेज और इनको लिंक किया जाए और लोग अपनी फोटो डाल के उसके ऊपर भेजें, तो आई थिंक उन समस्याओं को जल्दी से एड्रेस किया जाएगा और देखा जाएगा। तो प्लीज़ एक डिफेंस कॉलोनी की हमारी सड़क जाते हुए फ्रॉम GOC हाउस टू डिफेंस कॉलोनी इतनी छोटी है। आपने, मुझे पता है, ट्राई भी किया था, हम आपके पास आए भी थे, आपने डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखा भी था कि आप डिफेंस से लेके इसे हमें दे दीजिए, बट हुआ नहीं। बट हम आज चाहेंगे कि अगर आप इसे 4 लेन किसी तरह के बना सकें, क्योंकि 25-30 हज़ार आदमी मारा जाता है। थैंक यू सर। लिया है और अभी हमारी जो पोर्टल था वो ऑन था, मुझे नहीं पता उसकी लास्ट डेट निकल गई या नहीं निकल गई। तो उसमें सबको कहा गया था कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं वो उसमें अपलोड करें और जो कंडीशनें पूरी करते होंगे उनका जल्दी ही वो कॉलोनीज ऑथोराइज कर दी जाएंगी। जो आपने आर्मी के बंद की बात की है, उस बंद का आर्मी से हमने एस्टीमेट लिया है। उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए का एस्टीमेट दिया है उसके ऊपर सड़क बनाने का। हालांकि मुझे वो जस्ता नहीं है कि 3.5 करोड़ रुपए उसमें लगेंगे, ऐसा मुझको लगता नहीं है कि 3.5 करोड़ रुपये, लेकिन उसको मैं एग्जामिन करा रहा हूँ। मैंने अपनी सरकार को भेज दिया। जहाँ तक रेडी वालों की बात है, मैं आपको अपना दृष्टिकोण बताना चाहता हूँ। ये तो ठीक है कि किसी का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, सड़क पर नहीं आनी चाहिए, लेकिन रेडी वाला अपने पैसे लगाकर कमा रहा, खा रहा, अपने बच्चे पाल रहा और हमारे से नौकरी नहीं मांग रहा, सरकार से कुछ मांग नहीं रहा। तो इसलिए उसको तो हमें थोड़ा सा अकोमोडेट करना चाहिए। ये आई एग्री विद यू कि ही हैज़ नो राइट कि वो सड़क को रोक दे, और किसी ऐसी जगह पर अगर खड़ा है तो मेरी नीति ये है कि चलो अगला अपना काम तो कर रहा, हमारे ऊपर तो कोई वो नहीं। अथॉराइज्ड जैसा बड़े महानगरों में होता है और उसका काम शुरू हो चुका, वहाँ पर सारे हिंदुस्तान से हम ला रहे हैं कि जो अच्छे अच्छे खाने बना सकते हैं वो वहाँ पे अपने स्टॉल लें और वो नाइट फूड स्ट्रीट भी बना। यहाँ की जो लैंड प्रॉब्लम है वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसके बारे में मेरी 2-3 मीटिंग सारे अधिकारियों के साथ हो चुकी। जो हमारे किराएदार हैं दुकानों के, पहली बार उनको रजिस्ट्री कराने का हक मैंने दिलवा दिया। इस कैबिनेट में वो प्रस्ताव पारित करवा दिया है कि जो 20 साल से पुराने किराएदार हैं वो कलेक्ट्रेट रेट के ऊपर अगर 30 साल से हैं तो 80%, अगर 50 साल से हैं तो 50% तक का रिबेट है उसमें कलेक्ट्रेट रेट से, और लगभग 3000 दुकानदार उसके लिए रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हैं। 1000 ने तो पोर्टल पर पोस्ट भी कर दिया कि हम अपनी रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। बाकियों का भी समस्या का समाधान करने में हम लगे हुए हैं। इसमें बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि कुछ लोगों के कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसको देखते हुए सारा कुछ देख के ही करना पड़ता है। नेक्स्ट मीटिंग भी मेरी ड्यू है, जल्दी हम वो